ऑलराइट, आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। आई एम बैक विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन यूट्यूब। और इस सीरीज में गाइस आई एम गोना डिकोड विद यू इनकम टैक्स। भाई बात ऐसी है, मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब छान मार लिया भाई, क्वाइट लिटरली छान मार लिया, और मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली है अभी तक जो लॉ स्टूडेंट्स को ढंग से लाइक प्रॉपरली विद प्रॉपर नोट्स टैक्स लॉ पढ़ा दे। मुझे नहीं मिला अभी तक। सब या तो सीए को केटर कर रहे हैं या सीएस को केटर कर रहे हैं। भाई मैं आई हूँ, मैं कर रही हूँ सारे लॉ स्टूडेंट्स को केटर, जो या तो अपने लॉ स्कूल में इस टाइम या फिर किसी भी पीजी यूजी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड दिस इज एन ओपन चैलेंज। मेरी ईमेल लगी हुई है भाई इसमें, ठीक है। अगर मिलता है ना तुम्हें लॉ का कोई इतना बढ़िया चैनल जो तुम्हें इनकम टैक्स पढ़ा दे नोट्स के साथ, भाई मेरे को तुम बता देना नीचे। ऑलराइट, नाउ विद दैट इंट्रोडक्शन, सो भाई अगर तुम्हें पसंद आया और समझ आया जो मैं पढ़ा रही हूँ, सब्सक्राइब कर देना भाई, चुपचाप जाके नीचे कर देना यार। ऑलराइट, चलो विद दैट बीइंग सेड एंड डन, आज जो हम करेंगे ना इनकम टैक्स में, बहुत ही भारी भरकम टॉपिक होने वाला है भाई। बहुत ही भारी भरकम टॉपिक होने वाला है। वो होता है रेजिडेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसके लिए रेजिडेंट स्टेटस समझने के लिए एक दो टॉपिक हैं जो आपको और समझने आने चाहिए कि भैया इनकम क्या होती है, व्हाट इज इनकम, और भैया पर्सन क्या होता है, व्हाट इज अ पर्सन। ठीक है, दोनों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। एक और वीडियो मेरी आएगी एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है। ठीक है, इन मेकिंग है, अभी बस आने वाली है। पर इसका ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें ये तीनों चीजें नहीं पता तो तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं समझ आएगा। मैं बैठी हूँ, मैं समझाऊंगी, ध्यान से सुनोगे समझ आएगा, इंस्टाग्राम खोलोगे नहीं समझ आएगा। 20 मिनट मेरे को दे दो, 20 मिनट, एंड आई एम गोना मेक रेजिडेंट स्टेटस क्रिस्टल क्लियर फॉर यू गाइस। ठीक है जी। सबसे पहला, रेजिडेंट स्टेटस पढ़ाने से पहले रेजिडेंट स्टेटस जानना क्यों जरूरी है। व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन द रेजिडेंट स्टेटस। क्यों डिटरमाइन करना चाहते हो आप रेजिडेंट स्टेटस? भैया जब तक मैं एक इंसान का रेजिडेंट स्टेटस नहीं डिटरमाइन करूंगी ना, जब तक मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, कि वो इंडिया में कितना रहता है कि नहीं रहता और उसका क्या हिसाब किताब है, तब तक मैं उसकी टोटल इनकम डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगी। और जब तक मैं उसकी टोटल इनकम डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं उस पर टैक्स नहीं लगा पाऊंगी। ठीक है, इस वजह से जरूरी है समझने के लिए। आओ अगर हम इसे ऐसे पढ़े तो मैं बोलूंगी टू असरटेन द टोटल इनकम as it is different for a person resident in India and a person non-resident in India, क्योंकि वो एनआरआई के लिए और आरओआई के लिए अलग अलग होगा, आरओआई के लिए अलग अलग होगा। इस वजह से मुझे रेजिडेंट स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब फर्दर डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉट ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी, इसको मैं एक टेबल से समझाती हूँ, ध्यान से देखना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत ही सेक्सी नोट्स भी बन जाएंगे। देखो भाई, रेजिडेंट स्टेटस is further divided into resident of India and non-resident, as simple as that। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, विच इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लेना। ठीक है, इसको मैं आरओआई बोलूंगी आगे के लिए, इसको मैं एनआरआई बोलूंगी, ठीक है, इसको मैं ओआर बोलूंगी एंड इसको मैं एनओआर बोलूंगी। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। समझ आ जानी चाहिए अभी तक इतनी बात कि भैया रेजिडेंट स्टेटस क्या होगा। एक होगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक होगा नॉन रेजिडेंट इंडिया, एक होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इनकी कंडीशन समझाने से पहले थोड़े से बेसिक रूल्स हैं, वो और एक बार नजर से निकाल लो। सबसे पहला बेसिक रूल क्या है भैया, रेजिडेंट स्टेटस जो होगा ना वो हर एक कैटेगरी का सेपरेटली निकाला जाएगा। फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम आपका सेपरेट रेजिडेंट ऑफ स्टेटस डिटरमाइन होगा। रेजिडेंट स्टेटस जो होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, मतलब हर प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट स्टेटस निकाला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2017-18 में एक बार निकाल लिया तो वो चला ही आ रहा है, नहीं, हर एक प्रीवियस ईयर के लिए आपका रेजिडेंट स्टेटस निकाला जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी एक सोर्स
अगर किसी एक सोर्स के रिस्पेक्ट में, किसी एक सोर्स क्या, किसी एक इनकम सोर्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, किसी एक इनकम सोर्स के रिस्पेक्ट में अगर आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो फिर हम ये मान लेंगे कि आप बाकी सोर्स के रिस्पेक्ट में भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगे। समझ गए बात? मतलब अगर आप किसी एक सोर्स के लिए आरओआई हो, तो हम ये डीम कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि तुम रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो फॉर एवरी अदर सोर्स। मूविंग ऑन, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में फर्क होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सिटीजन अलग होता है, रेजिडेंट अलग होता है, ठीक है जी। एसएससी की ड्यूटी है कि वो असेसिंग ऑफिसर को सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स देगा उसका रेजिडेंट स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए, कुछ भी कंसील नहीं करेगा, कुछ भी छिपाएगा नहीं। तो ये जो 4-5 रूल है ना, इन्हें देख लो, याद कर लो, रट लो, समझ तो आ ही गया होगा अब तक। अब मैं आती हूँ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल रेजिडेंट स्टेटस। इंडिविजुअल का कर रहे हैं हम सबसे पहले। देखो, एक दो चीजें हैं जो मैं तुम्हें समझा दूं तो तुम्हें मजा आ जाएगा ये चीज पढ़ने में। सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया पर्सन जो होता है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से बता रही हूँ, अभी एक वीडियो आएगी पर इतना 1 मिनट के लिए समझ लो। जो पर्सन होता है ना इनकम टैक्स के अंदर, वो कौन कौन इंक्लूड करता है? या तो कोई जीता जागता इंसान हो, कोई इंडिविजुअल हो, या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या फिर कोई फर्म हो, या फिर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या फिर कोई कंपनी हो, या फिर कोई जूरिस्टिक पर्सन हो। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं। ऑलराइट, अब हम सबसे पहला, और पर्सन डिटरमाइन करना क्यों जरूरी है भैया? तब ना तुम इनकम टैक्स लगाओगे जब तक तुम ये नहीं डिसाइड कर लोगे कि किस इंसान पे लगाना है, किस पर्सन पे लगाना है। इस वजह से पर्सन डिटरमाइन करना जरूरी है। समझ गए जी? ठीक है। नाउ विद दैट बीइंग सेड, इंडिविजुअल का समझते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम इंडिविजुअल का ये समझते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का मैं रेजिडेंट स्टेटस कैसे डिटरमाइन करूंगी। रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जो रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एक इंडिविजुअल होगा ना, जब भी हमें डिटरमाइन करना होगा, हम 2 स्टेप लगाएंगे। ऐसा ऐसा जस्टिफिकेशन और ऐसी अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं है, तो एक बार में सुन लो। रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल 2 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि एक इंसान रेजिडेंस ऑफ इंडिया है या फिर एनआरआई है। उसके लिए 2 कंडीशन है। ठीक है, 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है ये कि वो इंडिया में होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 180 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। और ध्यान से सुनना बात को, या तो ये पूरा कर लो या ये पूरा कर लो। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि 60 दिन, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर तो वो सिर्फ 60 दिन था दिल्ली में, सॉरी इंडिया में। प्रीवियस ईयर के अंदर वो सिर्फ 60 डेज था इंडिया में, लेकिन लेकिन पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में वो 365 डेज के लिए इंडिया में था। तो 60 डेज एंड 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। समझ गए बात को? इसमें या तो आप रूल नंबर 1 पूरा कर लो जी, या तो आप रूल नंबर 1 पूरा कर लो, या तो आप रूल नंबर 2 पूरा कर लो। समझ आ गई है बात? अब रूल नंबर 2 के कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रूल नंबर 2 के। सी लगा लेना इधर। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रूल नंबर 2 के, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 1 से ही, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हमें रूल नंबर 1 से ही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं है। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं? ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं? सबसे पहला केस ऐसा होता है कि भैया अगर कोई पर्सन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो किसी एम्प्लॉयमेंट के कारण, उसको कहीं बाहर नौकरी लग जाती है और किसी एम्प्लॉयमेंट के कारण वो इंडिया से बाहर चले जाता है, या तो पहली एक्सेप्शन ये है। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगेन कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसकी किसी शिप या फिर क्रू में काम लग जाता है और वो शिप इंडियन होनी चाहिए, इंडियन शिप होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है कि भैया अगर कोई इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो अदरवाइज तो बाहर ही रहता है, यूं तो बाहर ही रहता है, लेकिन विजिट करने आया इंडिया को, इंडिया को विजिट करने आया है। तो इंडियन ओरिजिन के लोग कौन होते हैं ये और समझ लो एक बार। भैया इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं वो लोग जो अनडिवाइडेड इंडिया के हिस्से होते थे, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे। तो अनडिवाइडेड इंडिया में कौन था भैया?
अंडर बाय पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये तीन लोगों की जब बात आ जाती है ना दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत सॉरी अबाउट दैट, बहुत ध्यान से समझना। जब भी हमें रेजिडेंट स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का डिटरमाइन करना है तो हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि एनआरआई है। ठीक है, अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया पाया गया तो सबसे पहला रूल देखेंगे 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। दूसरा रूल देखेंगे 60 दिन प्रीवियस ईयर के, ठीक है, और 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। लेकिन ये हर बार इम्प्लाई नहीं होगा, इसकी 3 एक्सेप्शन है। सबसे पहला तो अगर कोई भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट के कारण बाहर चले जाता है। दूसरा, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, शिप या फिर क्रू में नौकरी लग गई है लेकिन शिप इंडियन ओरिजिन की है। और तीसरा, इंडिविजुअल है, इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया को विजिट करने आया है, तो फिर इनमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। कौन सा रूल अप्लाई नहीं होगा? रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा। एक सवाल कराऊंगी आप लोग को, एक क्वेश्चन कराऊंगी एंड एवरीथिंग विल गेट क्लियर। अभी आप इतना समझ लो, स्टेप 1 समझ आ गया। स्टेप 2 दोस्तों, स्टेप 2, अब अगर मान लो ऊपर वाले स्टेप से हमें ये पता चलता है कि पर्सन तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो अब हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसकी भी दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है इसकी क्या? सबसे पहले कंडीशन है इसकी, यहाँ पे देख लो, ये देख लो पहले एक्सेप्शंस। 182 डेज में कौन से कंडीशन है जिसमें सिर्फ 182 डेज वाला लगेगा? सबसे पहले अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया और एम्प्लॉयमेंट के कारण बाहर निकल जाता है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप में हो जाता है, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है जो इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया से बाहर रहता है लेकिन विजिट करना है। ठीक है, चलो मोर ओवर में आते हैं, बहुत काम करना है हमें। टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सबसे पहली क्या है कि भैया पिछले 10 सालों में ना, तू पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में तू कम से कम 2 साल इंडिया में होने चाहिए। 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर मस्ट बी इन इंडिया। इसी के साथ साथ एंड, सॉरी अबाउट दैट, इसको हम लिखेंगे और नहीं है ऊपर की तरह, एंड ठीक है, इसी के साथ साथ 730 डेज इन द 7 प्रीवियस ईयर। पिछले 7 प्रीवियस ईयर में तो 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मिलके सेटिस्फाई होती हैं तो फिर आप होंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये दोनों कंडीशन मिलके सेटिस्फाई होती हैं तो आप होंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नहीं तो आप होंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई ना, कोई बात नहीं। जिनको आ गई है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आई भाई कैसे दिमाग चला रहे हो तुम। एक सवाल देख लो, अभी समझ आ जाएगी। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी। I am determined to make you guys understand this. देखो भाई, इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें देखो ये एक यूएस सिटीजन है, ठीक है। ए इज अ यूएस सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1991। 1991 से इंडिया में रह रहा है कौन? यूएस सिटीजन ए। वो इंडिया को छोड़ता है 16/7/2017, यानी कि 16 जून 2017 को वो इंडिया छोड़ के कहां चले जाता है? यूएसए चले जाता है और वापस आ जाता है कब? 4 जनवरी 2018 को। तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो। घबराओ नहीं, मैं करवाती हूँ। देखो मैंने आपको क्या समझाया था? स्टेप वन लगाओ दोस्तों, और सबसे पहले ये डिटरमाइन करो कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि एनआरआई है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि एनआरआई है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 182 डेज वाली कंडीशन लगाएंगे। आओ गिनते हैं। अप्रैल के 30 दिन हो गए, मई के 31 दिन हो गए, जून के 30 दिन हो गए, जुलाई के 16 दिन हो गए। जुलाई में ये भग गया था, जुलाई में भगा था, हाँ जुलाई में भगा था, गिनती में गलती हो गई, जुलाई में भगा था, ठीक है। जुलाई में ये यूएसए चले गया, फिर उसके बाद वापस आता है कब? जनवरी में वापस आता है, 28, 28, 31, ये हिसाब लगाया पूरा का पूरा, चेक किया हुआ है, ठीक है, गलती नहीं होगी इसमें। 194 डेज के लिए ये इंडिया में था, तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो बंदा हो गया अपना आरओआई। अब आरओआई तो हमने डिटरमाइन कर लिया, अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं है। स्टेप 2 इज ओआर और एनओआर, ठीक है, ओआर और नॉट या फिर ओआर और एनओआर। सबसे पहली कंडीशन रेजिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 years, which is also true, and second condition resident होना चाहिए for at least 730 days, which is also true। तो भाई ये तो निकला रेजिडेंट ऑफ इंडिया और साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये तो हो गया सब आसान सवाल,
ठीक है, इजी सवाल हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट की असली जिस्ट आ गई है। ये वाला सवाल देखो, एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो जयपुर में रहता है, लेकिन वो जर्मनी चले गया। क्यों? क्योंकि उसकी एम्प्लॉयमेंट लग गई, उसकी नौकरी लग गई। कब गया? 15/8/2018, मतलब कि 15 अगस्त 2018 को वो जर्मनी चले गया। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी लग गई, एम्प्लॉयमेंट लग गई। वापस आया इंडिया को 10/2/2018, ठीक है। उससे पहले वो कभी इंडिया से बाहर नहीं गया। उसका रेजिडेंट स्टेटस आप डिटरमाइन करो। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 की कंडीशन नंबर 1 क्या है? 182 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए, है ना। इसमें तो ये फेल हो गया, क्योंकि ये 137 डेज के लिए इंडिया में था, ठीक है। नॉट रेजिडेंट पर फर्स्ट कंडीशन। लेकिन स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था भाई? और लगा हुआ है, देखो ध्यान से, ये देखो और लगा हुआ है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने बात ध्यान से सुनी है तो इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है कि बंदा सिटीजन है अगर और उसकी कहीं एम्प्लॉयमेंट लग गई तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। सेम इधर हुआ। सेकेंड कंडीशन डज नॉट अप्लाई, देयरफॉर ही इज अ नॉन रेजिडेंट। इतना समझ आ गया? ये नॉन रेजिडेंट हुआ। अब देखो, क्या तुम्हारा फैसला बदलता अगर वो एक लेजर ट्रिप पे जाता? बिल्कुल बदलता, बिल्कुल बदलता। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाती, सेकंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाती और कभी ये इंडिया से बाहर गया नहीं, तो फिर ये हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता। आई होप विद दैट आपको रेजिडेंट स्टेटस का ये वाला पार्ट समझ आ गया है, ठीक है। बिकॉज आई एम मूविंग ऑन टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये मैंने इंडिविजुअल का करवाया आपके साथ, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन और इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इंडिविजुअल का कराया। अब आपको सब आसानी से समझ आता चले जाएगा। देखो भाई, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑलराइट, Hindu undivided family is said to be a resident except where during the year the control and management was situated wholly outside India. HUF का ना बड़ा तगड़ा assumption होता है भाई, बड़ा तगड़ा assumption होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम मान के ही चलते हैं कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। कब तक रेजिडेंट ऑफ इंडिया है? जब तक रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जब तक उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट बाहर शिफ्ट नहीं हो जाता। यानी कि कर्ता से लेकर सारे के सारे लीनियल डिसेंडेंट, सारे के सारे जितने भी कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम हो रहा है, वो सारा का सारा अगर इंडिया से बाहर हो रहा है, तभी हम उसको एनआरआई मानेंगे, ठीक है। एनआरआई इफ नो पार्ट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट वाज फ्रॉम इंडिया। एचयूएफ का तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? आरओआई का तो समझ आ गया, स्टेप 1 तो समझ आ गया। स्टेप 2, एचयूएफ शैल बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट व्हेन, जब कर्ता रेजिडेंट होगा एटलीस्ट 2 ऑफ द 10 इयर्स सेम, या फिर 730 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर। ओके, एंड कर्ता 10 साल में से 2 साल इंडिया में होना चाहिए, 7 साल में से 730 दिन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। नॉन रेजिडेंट होगा अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझ आ गया। आओ अब फर्म का देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का देखते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का देखते हैं, अनदर पर्सन का देखते हैं। आरओआई, आरओआई यानी कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा अगर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट पूरा सिचुएटेड इन इंडिया। सेम हिसाब किताब है यार। और अगर पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो एनआरआई होगा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है जी। आरएस ऑफ कंपनी देखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी है ना, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसको गोरा चला रहा है या उसको इंडियन चला रहा है या उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट चला रहा है, उसको नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट चला रहा है, वो इंडियन ओरिजिन की मानी जाएगी। उससे जितना पैसा लगेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स इंडिया में ही लगेगा, ठीक है जी। और दूसरी बात है पोयम, पोयम यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर उसकी इंडिया में है तो फिर अगेन इट वुड बी ऑफ आरओआई यानी कि रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सेक्शन 7, लेट मी चेक कितना टाइम हुआ है एंड देन अकॉर्डिंगली, अदरवाइज मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। आई एम गोना कंटिन्यू दिस वीडियो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। तब तक के लिए आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इतना रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने इसमें आपको सेक्शन 6 इन द डिटेल समझा दिया है, ऑलराइट। सेक्शन 6 इन डिटेल समझा दिया है। नेक्स्ट में मैं आपको सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 करवा दूंगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।